गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एपीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपके अकाउंट का टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कल तक जो हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उसको लेके थोड़ा सा फटाफट सा रिवाइज करते हैं। कल हमने एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट तक, लाभ हानि नियोजन खाते के फॉर्मेट तक डिस्कशन कर चुके हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनता है। हमने साझेदारी के अर्थ और सब पढ़ चुके हैं। विशेषताएं, आवश्यकता, साझेदारी संलेख क्या होता है, अभाव में लागू होने वाले नियम क्या है, साझेदारी के मध्य लाभ हानि कैसे बढ़ता है, यहाँ तक हमने सारा डिस्कशन कर चुके हैं। इस डिस्कशन के बाद में हमारा जो टॉपिक बचा है वो क्या है, इसमें जो एप्रोप्रिएशंस में टॉपिक्स हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे हमें करनी है, उस कैलकुलेशन को हमने देखना है। तो आज इसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं पूंजी पर ब्याज की गणना। देखो एप्रोप्रिएशन में डीआर में पहला इनाम लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता सिखा रहा हूँ आपको, है ना, तो सीखो। देखो कोई डाउट आए तो पूछ लेना बीच में। तो हमारा टॉपिक है पूंजी पर ब्याज की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखो, साझेदार व्यापार में जो पूंजी लगाता है, जो धन लगाता है, जो भी चीजें अपनी हिस्से के लिए लगाता है, उसे उसके क्या बोलते हैं, पूंजी। उस पूंजी पर वो क्या ले सकता है, ब्याज ले सकता है। उस पूंजी पर क्या ले सकता है, वो ब्याज ले सकता है। किसके अनुसार, कोई पूछे ब्याज किसके अनुसार लेगा, तो हमारा उत्तर होगा साझेदारी संलेख के अनुसार। लिखा हुआ होना चाहिए साझेदारी संलेख में, क्योंकि अगर साझेदारी संलेख में लिखा हुआ नहीं है तो नियम क्या है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब संलेख में लिखा हुआ होगा। कुछ क्लियर हुआ ये सब चीजें? तो कुछ चीजें समझ में आई होगी। पूंजी पर ब्याज किसके अनुसार दिया जाता है, साझेदारी संलेख के अनुसार। कितना परसेंट, जितना परसेंट उसमें बोले। बाय द वे संलेख में नहीं लिखा हुआ तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज किसको दिया जाता है, साझेदारों को, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाई। कैपिटल समझते हो ना किसको कहते हैं, मालिक के द्वारा लगाए गए धन को कैपिटल कहते हैं। तो अब ये जो ब्याज की गणना है, पूंजी पर ब्याज की गणना, ये दो प्रकार से होती है। एक है सरल विधि और दूसरी है गुणनफल। तो पूंजी पर ब्याज की गणना कितनी विधियां हो गई, दो विधियां हो गई, एक तो सरल विधि और एक गुणनफल। सरल विधि और गुणनफल विधि। तो पूंजी पर ब्याज की दो विधियां हैं, सरल विधि, गुणनफल। अब कब कौन सी विधि लगती है, तो सरल विधि जब लगती है जब वर्ष के दौरान साझेदारों के पूंजी में कोई बदलाव न है। तो कौन सी विधि लगेगी, सरल विधि। वर्ष के दौरान पूंजी में कोई बदलाव न है। और जबकि वर्ष के दौरान यदि पूंजी में बदलाव होता है तो कौन सी विधि लगेगी, गुणनफल। कौन सी विधि लगेगी, गुणनफल। यानी पूंजी में बदलाव है, गुणनफल। पूंजी में बदलाव नहीं है, सरल। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि पूंजी में बदलाव हुआ या नहीं। ठीक है। अब सरल विधि में क्या होता है वो देखो। सरल विधि में होगा, सूत्र क्या है पूंजी में ब्याज निकालने का, सूत्र है कैपिटल इनटू गुणा रेट अपॉन 100। जो भी दर दे रखी है, कितना परसेंट ब्याज है,
इंटू मंथ अपॉन 12, यानी जो भी उसकी पूंजी है कैपिटल, जितना परसेंट ब्याज निकालना है 10%, 12%, 20%, वो ब्याज की दर, और जितने महीने वो पूंजी चली है वो पूंजी। रजनीश आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ये सर आ रही है आवाज। ओके ओके। तो सरल विधि में कैसे चलेगा? पूंजी पर पूंजी आ जाएगी, जो भी दर क्वेश्चन में दे रखी है, जितना परसेंट हमें ब्याज निकालना है वो आ जाएगा, और मंथ देख लेंगे कितने मंथ पूंजी चलती है। अगर कोई सूचना नहीं है तो ये मान लो 12 महीने चली है, तो 12/12, ठीक है। गुणनफल विधि, जब पूंजी में बदलाव होगा, जब पूंजी में क्या होगा? बदलाव, तो सूत्र होगा गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा माह बटे 12। गुणनफलों का योग यानी टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में? चलो हिंदी में लिख देता हूं। गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100, दर को कहते हैं रेट। गुणनफलों का योग का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गुणा 1/12। ये गुणनफल विधि का सूत्र है। तो पूंजी में बदलाव न हो, पूंजी में बदलाव, दो काम के अलावा कुछ हो सकता है क्या? या तो बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा, ये दो ही चीज तो हो सकती हैं। आया समझ में? तो ये सूत्र, अब इनको मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ, इनमें होता क्या है, एक्चुअल में करना क्या है इसके अंदर। तो देखो सरल विधि कैसे लगेगी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने कि कोई साझेदार है राम, उसकी 1 अप्रैल को पूंजी है 5 लाख, जो दर है वो है 6%, और जो खाते बंद होते हैं वो हो रहे 31 मार्च। और अगला बोले पूंजी पर ब्याज गणना करके बताओ। तो पूंजी कितनी लाख है? 5 लाख। क्या पूरी साल में पूंजी बदली? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई बदलाव नहीं। कौन सी विधि? सरल सरल विधि ले जाएगी। दोनों सूत्र क्या है? कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी कितनी लाख थी? 5 लाख, गुणा दर कितनी दी थी? 6%, तो 6/100 गुणा महीने कितने दिए थे? कुछ भी नहीं बोला, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12, तो 12/12। ये 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5000 को 6 से गया तो 6 पर जो 30,000 रुपए ब्याज के हो गए। आया क्या समझ में? समझ में आया? 5 लाख आ गया। दर माह, माह कैसे गिने? अप्रैल से 31 मार्च तक। बाई द वे अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल देता कि खाते 31 मार्च के 31 दिसंबर को बंद होते हैं, कब बंद होते हैं? 31 दिसंबर को। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता? 5 लाख दर और मंथ गिन लो। अब कहां से कहां तक गिनना? अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 9। दो जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12 कट गया, 2 इसको काट दिया कितनी बार? 2.5 बार, 2.5 को 2 से गुना, 22 मार्च। उस समय इसमें ब्याज हो जाएगा 22,500, क्योंकि महीने कम होगा। बोलो यहां तक किसी के कोई डाउट है तो समझ में आएगा मंथ कैसे काउंट होता है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो गुणनफलों का योग। अब ये गुणनफलों का योग कैसे चलता है? तो गुणनफलों का योग चलता है
आपको क्या करना होगा, पूंजी में जब बदलाव आता है तब गुणनफलों का योग चलता है। पूंजी में बदलाव का मतलब है, देखो पूंजी बदलेगी, कैसे बदलेगी, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारा राम एक पार्टनर है, 1 अप्रैल 2020 या 1 अप्रैल को 5 लाख पूंजी थी, उसने 31 जुलाई को उसमें 1 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी लगा दी। यानी और पूंजी लगा दी, जबकि 1 जनवरी को उसने 2 लाख रुपए निकाले पूंजी में से। जो दर है वो ले लेते हैं 6% वार्षिक है, और खाते आपके बंद हो रहे 31 मार्च, खाते का बंद हो रहे 31 मार्च। अब बताओ क्या इसमें सिंपल मेथड लग सकता है क्या राम की पूंजी वर्ष के दौरान बदली थी या नहीं? तो बदली थी। 31 जुलाई को उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई 1 लाख रुपए, जबकि 1 जनवरी को उसने 2 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए, तो यानी उसकी पूंजी में बदलाव था। क्लियर है? तो पूंजी में बदलाव था तो कौन सा मेथड लगेगा? गुणनफल विधि। अब गुणनफल विधि में क्या लिखाया? गुणनफलों का योग गुणा दर बट्टे 100 गुणा 1/12। अभी गुणनफलों का योग कहाँ से लाऊं? तो गुणनफलों का योग के लिए आपको एक वर्किंग नोट में जाके कुछ ऐसा करना होगा, आराम से देखना। जितनी पूंजी किसी साझेदार की है उसको उसके महीने से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? गुणनफल। क्या आ जाएगा? गुणनफल। अब पूंजी कैसे? जैसे पहले कितनी थी? 5 लाख, तो 5 1 लाख अतिरिक्त पूंजी लगाई ना, तो 5 से कितनी हो गई? 6। फिर उसमें से 2 लाख निकाल लिए ना, तो 6 में से 2 लाख निकाल के कितने बचे? 6। ये पूंजी का बदलाव समझ में आया क्या? पहले पूंजी थी 5, कितने और लगाए? 1 लाख, तो पूंजी कितनी हो गई? 6। कितने निकाल दिए? 2, तो पूंजी कितनी हो गई? 4। आया समझ? लगाए तो जोड़ो, निकाले तो घटा दो, पूंजी को लेके चलो। 5 लाख, 1 लाख लगाए, 2 लाख निकाले। ओके, कोई डाउट? अब इसमें महीने कैसे गिने? महीने 5 लाख कब थे? 1 अप्रैल को। बदलाव कब हुआ? 31 जुलाई। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 31 जुलाई को बदलाव हुआ, तो जुलाई कितने महीने चला? 4 से। फिर जुलाई के बाद पूंजी कब बदली? 1 जनवरी को। तो देखो जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जबकि जनवरी आया नहीं, 1 जनवरी को बदल गया, तो कितने महीने चला? 5। फिर 1 जनवरी से कोई बदलाव हुआ क्या? कोई बदलाव नहीं हुआ, तो खाता का बंद हो रहा है 31 से मार्च, तो कितने महीने चले? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने चले। नॉर्मली अप्रैल से चली 31 मार्च से चली, तो 12 महीने होने चाहिए। क्या 12 महीने हो रहे? 4 और 5 9 9 3 12 महीने चले। आया सब? इसको आपस में कर दो गुणा, तो गुणा कर दो तो 5 को 2 से, 5 और 4 से क्या करो? 20 लाख। 6 को 5 से किया तो 6 पर जो 30 लाख। 4 को 3 से किया तो 4 थी है 12 लाख। टोटल हो गए 62 लाख। टोटल कितने हो गए? 62। तो गुणनफलों का वो टोटल है ना योग, गुणनफलों का योग
मिल गया, कितने लाख है? 62। इंटू रेट अपॉन 100, 10/100 कितना है? 6 गुणा 1/12, 0 से 0, 6 दूनी 12, इसमें घटा दो तो 62,000 में 2 का भाग करो कितने आएंगे? 31,000। ये आपका ब्याज है। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट किसी के? कोई भी डाउट है तो देखो इसको सामने एक बार। कोई डाउट नहीं? हाँ भाई, रजनीश, नवीन, सिद्धि, कोई डाउट है? समझ में आ गया पूंजी पर ब्याज की गणना? यस सर। कल मुझे सबके पास बुक चाहिए, मैं बुक में से क्वेश्चन निकालूंगा पूंजी पर ब्याज की गणना के। आज तो मैंने समझा दिया, ऐसे ओरल ले लेंगे, कल मैं बुक के क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दूंगा। तो बुक होनी चाहिए आपके पास, बुक रखो अपने पास, ठीक है ना? हाँ, बुक रखा करो। नवीन बुक लिया है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन चलेगा, टॉपिक चलेगा, वो एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, वो है आर्न पर ब्याज की गणना। एप्रोप्रिएशन किधर लिखा था मैंने? सीआर से। ये दो गणनाएं सीखनी है, एक तो पूंजी पर ब्याज की गणना सीख ली और एक आर्न पर ब्याज। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा आर्न पर ब्याज की गणना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट्स। आर्न पर ब्याज की गणना। अब समझो आर्न पर ब्याज की गणना क्या है। आर्न में ब्याज की गणना, फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार पूछा जाता है आर्न पर ब्याज की गणना क्या है। तो आर्न पर ब्याज की गणना फर्म के लिए एक आय है, इनकम का सोर्स। फर्म को इससे पैसा मिलता है क्योंकि पार्टनर से आर्न किया, आर्न किया तो हम फर्म उससे क्या ले सकती है? ब्याज ले सकती है, यानी आर्न पर ब्याज। तो ये फर्म के लिए क्या है? इनकम। दूसरा, ये ब्याज की दर क्या होगी? ये ब्याज की दर होगी आपकी संलेख के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार। आप कहोगे साहब डीड में तो लिखा हुआ नहीं है, तो रूल है, अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो आप आर्न पर ब्याज ले ही नहीं सकते। कोई आर्न पर ब्याज चार्ज नहीं होगा, लिखाया हुआ है फायदा संलेख के बाबू, तो लिखा हुआ होने पर ही ब्याज लोगे। अब ये ब्याज ले लेंगे हम आर्न पर, और आर्न पर ब्याज लेने के बाद में हमारे लिए इनकम है, एप्रोप्रिएशन में सीआरपी। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं। अब ये आर्न पर ब्याज की गणना होती कितने प्रकार से? तो आर्न पर ब्याज की गणना जो है वो 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखो। एक तो है सरल विधि,
दूसरी आती है गुणनफल विधि। और तीसरी आती है औसत विधि। सरल विधि, गुणनफल विधि और कौन सी विधि? औसत विधि। आरण पर ब्याज की गणना की ये 3 विधियां। सरल विधि, गुणनफल विधि, औसत विधि कब कब लगती है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब वर्ष के दौरान आरण हो, एक ही आरण हो, तो कौन सी विधि लगेगी? सरल विधि। एक आरण पर कौन सी विधि लगती है? सरल विधि। जब एक से ज्यादा आरण हो, समय भी दिया हुआ हो, तो कौन सी विधि लगेगी? गुणनफल। एक आरण पर सरल विधि, एक से ज्यादा पर गुणनफल, यानी 3-4 आरण दे रखी है। फिर है औसत। जब आरण प्रत्येक माह एक निश्चित राशि से, प्रत्येक माह का मतलब है ऐसे बोल देगा, प्रत्येक माह 2,000 रुपए, यानी साल के कितने हुए? 24,000। प्रत्येक माह 3,000 रुपए, यानी साल के कितने हुए? 36,000। प्रत्येक माह यानी हर महीने में, साल में 12 महीने। या इसमें दूसरा आता है प्रत्येक तिमाही। तिमाही का मतलब 3 महीने। तो 3 महीने हैं तो किससे गुणा होगा? देखो, साल में 3 महीने, कितने जोड़े बन गए? 4। 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, टोटल 12 महीने, 4 जोड़े पड़े, यानी किससे गुणा होगा? 4 से। यानी मैं कहता हूँ 5,000 रुपए तिमाही आरण, तो 5,000 तिमाही आरण, यानी 5 को 4 से गुणा करके टोटल 20,000 साल में। मैं कहता हूँ 6,000 रुपए तिमाही आ रहे हैं, तो आप कहोगे 6 चौके 24, 24,000 रुपए तिमाही आ रहे हैं। तो औसत विधि में या तो प्रत्येक माह करेगा या क्या करेगा? प्रत्येक तिमाही आ रहे करेगा औसत। ठीक है। तो ब्याज की गणना की 2-3 विधियां होती है, सरल विधि, गुणनफल विधि, औसत। सरल विधि कब लागू होगी? जब आपकी एक ही आरण हो। गुणनफल विधि कब लागू होगा? जब एक से अधिक आरण हो। औसत विधि कब लागू होगी? जब प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही। ठीक है, आया समझ में? अब सरल विधि। सरल विधि में एक ही आरण होगा, तो आरण पर ब्याज का सूत्र जो है वो लिख देता हूं। क्या हो जाएगा? आरण की राशि, आरण की राशि गुणा दर बटे 100 गुणा माह बटे 12। ये सरल विधि का सूत्र है। आरण की राशि, अगर फोकस से दिख रहा नहीं है तो मैं बोल रहा भी हूं साथ साथ में। आरण की राशि गुणा दर बटे 100 गुणा माह बटे 12। जितने महीने काउंट कर लेना कब आरण किया। अप्रैल में आरण किया, 31 मार्च को खत्म होते तो 12 बटे 12। जुलाई में किया तो 9 महीने, अक्टूबर में किया तो 6 महीने, ऐसे महीने गिन लेना। बाई द आप बहुत सारा आरण कर दिया लेकिन महीने तो दिए ही नहीं, तो महीने नहीं दे तो अपने मन से कितने महीने मान लोगे? 6 महीने। याद रखना नियम है, अभाव में नोट लगा लेना। माह के अभाव में 6 माह, कितने मान लेने हैं? 6 महीने। अगर महीने नहीं देंगे, बस ये देगा 20,000 कारण किया, ब्याज निकालो साहब, तो आप कहोगे 6 महीने का कर दिए, जबकि पूंजी में ऐसा नहीं। आया समझ में? आरण पर है, और अगर महीने तो महीने लग जाएंगे, महीने तो क्या लग जाएंगे? महीने लग जाएंगे। और महीने नहीं है, बाई द वे महीने नहीं है, तो क्या लग जाएगा आपका? 6 महीने। बोलो यहां तक कोई डाउट? बढ़े आगे। गुणनफल, गुणनफल विधि कब होगी? जब आरण में क्या होगा? बदलाव होगा, यानी एक से ज्यादा आरण करेगा। कभी जनवरी में कर दिया, सितंबर में भी किया है थोड़ा बहुत ऐसा, दिसंबर में भी किया है, यानी एक से ज्यादा आरण कर दिए अलग अलग महीनों में, तो कौन सी विधि लगेगी? गुणनफल। गुणनफल विधि का सूत्र क्या होता है? सेम वही है जो पूंजी पर ब्याज का है।
गुणनफलों का योग गुणा 10/100 गुणा 1/12। गुणनफलों का योग गुणा 10/100 गुणा 1/12। ये गुणनफल कैसे निकलेगा? जैसे हम क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किसको किससे गुणा करना है। बाकी आपको पता है जहां पूंजी को मास से गुणा किया तो गुणनफल आया पूंजी पर ब्याज गिरना। तो यहाँ आरण पर गुणनफल विधि है तो किसको गुणा करना पड़ेगा? आरण को महीने से गुणा करना पड़ेगा। तो आरण को महीने से गुणा करके क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा। तो पूंजी लेते हैं तो पूंजी को महीने से गुणा करो और आरण लेते हैं तो आरण को महीने से गुणा करो। सूत्र एक ही है, चाहे वो पूंजी पर ब्याज का हो या आरण पर ब्याज का हो। गुणनफल औसत विधि में क्या होता है? औसत विधि में प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही आरण करेगा। तो प्रत्येक माह और प्रत्येक तिमाही का एक सूत्र होता है। वो होता क्या है देखना। अगर प्रत्येक माह में सूत्र हो जाएगा आपका आहरण की कुल राशि गुणा 10/100 गुणा इन तीन में से एक आएगा मान, या तो 6.5 या 6 या 5.5। ये कब आएंगे? अगर प्रथम दिन आरण करता है, बिगिनिंग में प्रथम दिन प्रथम तो 6.5 ले लेना। अगर आरण मध्य में करता है महीने के तो 6 ले लेना, और अंत में करता है तो 5.5। आरण की कुल राशि कैसे होगी पता है? 2,000 रुपए महीने का। ये टोटल आरण कितना हो गया? 24,000। 10/100 गुणा, अगर वो महीने की पहली तारीख है तो 6.5/12, महीने में बीच में किया है तो 6/12, और अंत में किया है तो 5.5/12। ऐसे आया समझ में? कोई डाउट कर दोगे? अगर तिमाही हो तो क्या होता है? तिमाही तिमाही होने पर सूत्र क्या हो जाता है? आरण की कुल राशि गुणा 10/100 गुणा 7.5/12 6/12 4.5। अगर प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन करता तो 7.5, मध्य में करता तो 6/12, और अंत में करता तो 4.5/12। आया समझ में? आरण की कुल राशि कैसी आएगी? आरण की कुल राशि आएगी आपकी, आरण को किससे गुणा कर देना? 4 से कर देना। तो ये एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही। कितनी तिमाही होती है? 4। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हो सकते हैं सूत्र। इन सूत्रों को आराम से पढ़ो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकालेंगे। कल मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ बुक सबके पास होनी चाहिए। देखो बिना बुक के कुछ नहीं समझ में आएगा, बुक तो सामने होनी चाहिए, तो बुक रख लेना। अब आप ये सोचोगे 6.5 6 5.5 7.5 6 4.5 कैसे आए? तो ये तो कुछ याद कर लो, बाकी इनको निकालते कैसे हैं मैं सूत्र तो समझाऊंगा आपको, ये निकलते कैसे। लेकिन अगर साल के प्रत्येक माह है तो वो, और तिमाही है तो ये थोड़ा सा याद भी कर लो, ताकि अगर बाय द वे सूत्र भूल जाओ तो आपको याद रहे कि अगर प्रत्येक माह की प्रथम तारीख है तो 6.5, मध्य है तो 6/12, अंतिम है तो 5.5, तिमाही है तो प्रथम दिन 7.5, मध्य है तो 6/12 और अंत है तो 4.5/12।
लेकिन इनके निकालने के सूत्र भी होते हैं। बिल्कुल मैं आपको ये सब चीज़ सिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। किसी को इससे रिलेटेड अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछो मेरे से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। हाँ भाई बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो इसमें हो गया, आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उस नेक्स्ट क्लास में आपको होना है, ठीक है? रजनीश, नवीन, आज की क्लास में इतना ही।